हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एनके इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। आज आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं 12वीं कक्षा का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, जिसमें कि हम पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसमें जो पूछा जाता है आपको 3 से 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूछा जाता है 3 से 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम आपको बिहार बोर्ड के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम इसी चैप्टर में आपको क्वेश्चन वाइज भी बताएंगे और जिस तरह से आपको थ्योरी बेस पढ़ाते हैं उस ढंग से भी पढ़ाएंगे। और आने वाले एग्ज़ाम में हम देखेंगे कि किस तरह से इन क्वेश्चनों का हल करते हैं। तो एक नए ताजगी के साथ, एक नए उमंग के साथ, एनर्जी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी अध्याय में हम लोग इन पूरे ठोस अवस्था जो कि पहला चैप्टर है, इनका पूरी तरह से अध्ययन करके समाप्त कर देंगे। ये लेक्चर आपको 3 से 5 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। हमारे साथ बिल्कुल शुरुआत से जुड़े रहे। स्टार्ट करते हैं पहला अध्याय। तो मिटा देते हैं हम इसको। हम जो इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था जो होती है वो लगभग 3 होती है। वैसे तो 5 बोलते हैं, मूलतः 5 होती है, लेकिन मुख्यतः कितनी होती है? 3 होती है, जो कि हमारा है ठोस, द्रव और गैस। ये होती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पाई जाती है। तो ऑप्शन में रहेगा 2, 3, 4 और 5। तो अगर 5 दिया हुआ है तो ऑप्शन आपका ये चौथा वाला सही हो जाएगा। अगर नहीं दिया है तो आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ये तीसरा वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठोस के बारे में जानते हैं और द्रव के बारे में और गैस के बारे में। बात करें ठोस का आकार और आयतन, ये दोनों निश्चित होता है, फिक्स होता है। द्रव का आकार और आयतन, आकार निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। गैस की बात करें, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठोस का आकार निश्चित, आयतन भी निश्चित। आकार द्रव का अनिश्चित, आयतन निश्चित। गैस की आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है। अब क्यों होते हैं ये बात जानिए कि ये आपका ठोस है, मान के चलिए मार्कर है, मार्कर आपका ठोस है। इसका आकार मतलब शेप देखिए, ये जैसा आज है कल भी ऐसा ही रहेगा। और इसके आयतन की बात करें, ये जिस जगह पे रख देंगे उस जगह का स्थान घेरना। स्थान घेरना एक तरह का आयतन होता है। द्रव की बात करें, द्रव का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि अगर
पानी के एक बोतल में 1 लीटर का पानी है, उसे आप देखिएगा तो वो बोतल के आकार का है। उसे मैं एक गिलास में रख दूंगा, शीशे के गिलास या कोई स्टील का गिलास होगा उसमें रखेंगे बड़े गिलास में, तो वो उस गिलास के आकार का हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं आकार उसका एक जैसा नहीं है, बदलते रहता है। अब बदलने वाले चीज़ों को हम लोग यहाँ पे अनिश्चित बोलते हैं। आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, क्योंकि हम जो 1 लीटर, अगर 1 लीटर की बात कर रहे थे, 1 लीटर अगर पानी लिए हैं, वो 1 लीटर उस 1 लीटर वाले डब्बे में था, वो भी 1 लीटर का ही जगह घेर रहा था। अगला जो हम ट्रांसफ़र करेंगे, परिवर्तित करेंगे, गिलास में डालेंगे, वो भी 1 लीटर का ही जगह घेरेगा। इसलिए कहते हैं कि आयतन निश्चित होता है। अब गैस की बात बोले तो ना आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है, दोनों का दोनों अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि अगर आकार की बात करें, मैं छोटे से डिब्बे में सेंट लगा के आया, सेंट पूरे छोटे से डिब्बे में, आकार कितना है, बहुत छोटा है, लेकिन उसको मैं लगा के आया, एक कमरे में गया और पूरे कमरा महका दिया। इसका मतलब है कि वो कमरे तक आपका सेंट पहुंच चुका है, एक कोने से दूसरे कोने तक। आयतन की बात बोले तो वही जगह, पहले डिब्बे के आयतन के जगह घेर रहा था, अब पूरे कमरे का आयतन घेर रहा है। इस तरह से कमेंट में लिखिएगा कि ठोस का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है। और गैस का आकार अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर के अंतरा आणविक बलों। अंतरा आणविक बल की बात करें तो मतलब इसका है कि इसके अंदर जो अणुओं का बल है वो किस तरह से है। मैं बोलूं तो इसके अंदर जो अणुओं का बल होता है वो उच्चतम होता है, बहुत ज़्यादा। वो इसलिए देखें कि अंदर अणुओं को हम लोग एक परमाणु अणु या आयन लेके चलते हैं, जिसमें कि वो गोलाकार मान के चल रहे हैं। तो ये एक अणु है, दूसरे अणु से इस तरह से चिपके रहेंगे कि उनके बीच में दूरी बिल्कुल ना हो। जब दूरी बिल्कुल नहीं होगी तो वो क्या होगा, जाहिर सी बात है, उनमें जो बल लगने वाला होगा, एक अणु और दूसरे अणु के बीच जो बल लगेगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो अगला बात करें द्रव की। द्रव के अंदर जो अंतरा आणविक बल होता है वो ठोस से कम हो जाता है, ठोस से कम, और गैस से ज़्यादा बल रहता है। क्यों? क्योंकि इसके एक अणु दूसरे अणु से हट जाते हैं। इसलिए आप लोग देखे होंगे पानी जो होता है एक जगह पे रखते हैं और वो बहने का गुण होता है। यहाँ पे ये भी डिसाइड करिएगा, जब अणुएं सटे रहेंगे तो वो आपस से दूर नहीं जाएंगे, लेकिन अणुएं अलग हो जाएंगे तो पानी, जैसे पानी को रखते हैं, पानी बह जाता है, बिल्कुल उसी तरह से। तो अंतरा आणविक जो बल होता है ठोस से कम होता है और गैस से ज़्यादा होता है। गैस में अंतरा आणविक बल बिल्कुल निम्नतम होता है, निम्नतम, अर्थात एक गैस के अणु यहाँ है तो दूसरे गैस के अणु यहाँ, तीसरे यहाँ है, चौथे यहाँ, इस तरह से आपका गैस के अणु होते हैं। दूरी की बात करें, अंतरा आणविक दूरी, अंतरा आणविक दूरी। अब दूरी क्या होती है देख लीजिए। दूरी जो देख ले, एक अणुओं की दूरी, अणुओं की दूरी बिल्कुल नहीं है, न्यूनतम। इसी पिक्चर से आप देख सकते हैं कि अणुओं के बीच की दूरी जो है न्यूनतम है बिल्कुल। और द्रव की दूरी जो देखें तो द्रव की दूरी कह सकते हैं ठोस से ज़्यादा है। दूरी बता रहा हूँ, ठोस से ज़्यादा है और गैस से कम। गैस से दूरी बहुत कम है, देख लीजिए। और इसकी जो दूरी बता दें तो दूरी जो है ये अधिकतम है,
तो देखिए आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपने कॉपी पे नोट्स करते जाइए। और साथ में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए कि अंतराण्विक बल क्या होता है ठोस का। तो उच्चतम होता है, द्रव क्या होता है, द्रव में ठोस से कम होता है अंतराण्विक बल और गैस से ज़्यादा होता है। फटाफट नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, हम मिटाते हैं तब तक के लिए। अब देखिए क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं मैं बताता हूं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि आप लोगों को क्वेश्चंस भी बताता जाऊंगा कि इस चैप्टर में किस तरह से पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक पर है, इसके साथ हम क्वेश्चंस भी देखेंगे क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन इस ढंग से पूछा जाता है कि ठोस अवस्था क्या है। ठोस अवस्था क्या है, मतलब ठोस क्या होता है ये पूछा गया है कि ठोस क्या होता है या ठोस अवस्था क्या होता है। तो आपको आंसर में आप लोगों को बताना है, उत्तर देके लिखिएगा कि वह पदार्थ जिनके अणुओं के मध्य लगने वाला बल अधिकतम एवं आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ठोस कहलाता है। तो ये आपका क्वेश्चन होता है। तो इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन है जो इसी टॉपिक जो अभी पढ़े हैं उसी से आपका एक क्वेश्चन बना कि ठोस अवस्था क्या होता है। मतलब वह पदार्थ जिनके अणुओं के मध्य, मतलब उसके अंदर जो अणु है उनके बीच लगने वाला बल अधिकतम होता है। ये बल जो होता है अंतरा आणविक बल होता है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं अणुओं के मध्य लगने वाला अंतरा आणविक बल अधिकतम होता है और आकार एवं आयतन निश्चित होता है, तो उसे ठोस कहते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, मिटाते हैं इसको तब तक के लिए, पढ़ते हैं आगे। ठोस को उसके ज्यामिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ठोस को उसकी ज्यामिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। तो लिखते हैं इसको अंतर के जैसा पढ़ेंगे और इसी में से अगर दो अंतर को बता देंगे तो परिभाषा भी हो जाता है। तो मैं इसको अंतर के जैसा पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले इसकी ज्यामिति की बात करेंगे। इसकी ज्यामिति,
ज्यामिति, क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति कैसी होती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और उसके बाद आप लोगों को समझाता हूँ। तो क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति मतलब यहाँ लिखेंगे इसकी ज्यामिति निश्चित होती है। मतलब बनावट, ज्यामिति मतलब बनावट, मतलब इसकी बनावट कैसी है, तो इसकी बनावट जो होती है एकदम निश्चित होती है। वो कैसे बता दूं मैं कि अगर मैं क्रिस्टलीय ठोस का एक उदाहरण लेके चलूं कि NaCl, NaCl एक द बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, तो इसका NaCl लेके चलूं तो आपको पता है Na धातु होता है और Cl अधातु होता है, और धातु में गुण होते हैं कि वो विद्युत धनात्मक होते हैं और अधातु में गुण होते हैं कि वो विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो बात करें यहाँ पे धातु पे प्लस रहते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस, फिर Na प्लस Cl माइनस, फिर Na प्लस के बाद Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। इस तरह के एक क्रिस्टल में देखा जाए तो इसकी ज्यामिति फिक्स है। इस क्रिस्टल में देखें तो एक Na और दूसरा Cl, फिर Na फिर Cl, आगे जो आएंगे फिर Na फिर Cl आएंगे, नीचे का देखो तो Na Cl फिर Na है फिर Cl आएंगे फिर Na आएंगे। इस तरह से देखो तो एक फिक्स निश्चित वैल्यू के साथ इसका आकार और इसका शेप बना हुआ है, अर्थात कहने का मतलब है कि इसकी ज्यामिति बिल्कुल निश्चित है। और यहाँ पे आप लोग Na नहीं देके गोला भी दे सकते हैं, बड़ा गोला छोटा गोला, बड़ा गोला छोटा गोला, इस तरह से बड़ा गोला छोटा गोला, बड़ा गोला छोटा गोला, बड़ा गोला छोटा गोला, इस तरह से भी दे सकते हैं। तो उसकी फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, फिर इसके बाद छोटा गोला, फिर बड़ा गोला, फिर छोटा गोला, फिर बड़ा गोला, फिर छोटा गोला, फिर बड़ा गोला, इस तरह से। तो इसमें भी देखो हर प्रत्येक बड़े गोले के बाद छोटा गोला है और छोटे गोले के प्रत्येक बाद बड़ा गोला है, तो आप दे सकते हैं गोला या बड़ा गोला भी। तो यहाँ पे NaCl और Cl जो है एक तरह की फिक्स निश्चित ज्यामिति के में बने हुए हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता है। अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति जो होती है, इसकी ज्यामिति अनिश्चित होती है। अनिश्चित कहने का मतलब है कि इसका एक गोला दूसरा बड़ा गोला आ जाएगा, फिर छोटा गोला आ जाएगा, फिर बड़ा गोला आ जाएगा, फिर छोटा गोला, फिर बड़ा गोला, फिर छोटा गोला, छोटा गोला, फिर बड़ा गोला, फिर छोटा गोला, गोला गोला छोटा छोटा, फिर बड़ा बड़ा बड़ा, इस तरह से छोटा बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा बड़ा। इसकी ज्यामिति देखो तो बिल्कुल एकदम सही ही नहीं है, बिल्कुल बदलते रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं इसकी ज्यामिति अनिश्चित है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, अक्रिस्टलीय ठोस का बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास मतलब कांच, रबर, प्लास्टिक, और इसमें आप बहुत सारे आयनिक यौगिक ले सकते हो NaCl, KCl, ठीक है, Na2, Na2SO4, ये सब ले सकते हैं आप, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इसकी दूसरी बात करें, ये पहली बात होगी, आप कॉपी पे नोट कर लीजिए कि आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए कि क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित होती है। तो उम्मीद करता हूँ फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं ले पा रहे हैं तो, नहीं तो कॉपी पर नोट करते चलिए, क्योंकि मैं धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूँ आपको, कोई फास्ट नहीं पढ़ा रहा। तो मिटाते हैं इसको और इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब इसके गलनांक की बात करें, गलनांक क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक जो होता है
वो सबसे ज़्यादा उच्च होता है, या कहो निश्चित भी होता है। निश्चित कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे निश्चित कहने का मतलब है कि पानी जो है यानी बर्फ़ जो है एक निश्चित तापमान के बाद उबलने लगता है। मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड डालिएगा पानी में, वो क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा। तो इसके यहाँ पे लिखेंगे इसका गलनांक निश्चित होता है। मतलब उच्च तो होता है दोनों का ही, लेकिन हाँ गलनांक जो होता है इसका निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि गलनांक इसलिए निश्चित होता है क्योंकि बर्फ के टुकड़े को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या पानी बोलो, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना स्टार्ट हो जाता है। नमक एक निश्चित गलनांक मतलब निश्चित तापमान पर नमक का टुकड़ा उबलना शुरू कर देता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ये तो निश्चित तो नहीं होती है, लेकिन इसका प्रास होता है, एक तरह का प्रास। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका गलनांक वो निश्चित होता है। तो गलनांक का टॉपिक आप लोगों को बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब मैं इसकी तीसरी बात पर लिखने जा रहा हूं कि विदलन का मतलब होता है काटना। विदलन का मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, काटना होता है इसका मतलब, काटना। अगर इसको काटा जाए, क्रिस्टलीय ठोस को अगर काटा जाए तो एकदम सपाट, चिकनी और सपाट सतह बनाती है। तो लिख सकते हैं इस बात को। इसे काटने पर, इसे विदलन करने पर, विदलन में यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ काटना भी, विदलन करने पर चिकनी एवं सपाट सतह प्राप्त होती है। जैसे एक मक्खन कटता है, जैसे एक पनीर को काटा जाता है, उस टाइप से। इसमें बात करें, इसे विदलन करने पर इसे विदलन करने पर चिकनी और सपाट सतह प्राप्त नहीं होती, बल्कि खुरदुरी हो जाती। खुरदुरी मतलब एकदम ऊबड़ खाबड़ जैसा। तो लिखते हैं इस बात को, इसे विदलन करने पर चिकनी एवं सपाट सतह प्राप्त नहीं होती है, बल्कि खुरदुरी सतह प्राप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि अभी आप लोगों को जितना टॉपिक पढ़ाया गया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट आपकी इसकी प्रकृति की बात करें। प्रकृति में क्या पढ़ना है, मतलब प्रकृति में ये किस रूप में पाया जाता है। प्रकृति में ये वास्तविक ठोस होता है, प्रकृति में ये वास्तविक ठोस होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यह वास्तविक ठोस होता है। तो ये कौन सा ठोस होगा, ये आभासी ठोस होता है। मतलब आभास मतलब एक तरह की कल्पना जैसा ठोस की है, ठोस तो है लेकिन उसके मुकाबले क्रिस्टलीय ठोस के जैसा वास्तविक है। वास्तविक रियल मतलब रियल ठोस, इसको रियल ठोस भी बोलते हैं, रियल सॉलिड। मतलब ये सही में ऐसा सॉलिड होता है, ऐसा ठोस होता है कि आपको लगेगा कि ये ठोस है, लेकिन ये अक्रिस्टलीय ठोस बिल्कुल नहीं होता।
जैसे आप क्या एग्जाम्पल लिए थे कि ग्लास, प्लास्टिक, रबर, वो दिखने में तो लगता है ठोस है, लेकिन एक तरह का रियल ठोस नहीं होता है, ठीक है। आभास लगता है कि वो एक ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस जैसा, लेकिन हाँ जब उसे देखा जाता है, हाथ में लिया जाता है, तो वो आपको आभासी ठोस जैसी, कल्पना जैसी ठोस प्राप्त हो जाती है। तो ये आप बता सकते हैं, ये आभासी ठोस या अतिशितित द्रव होता है, अतिशितित द्रव होता है। अतिशितित द्रव पढ़ेंगे आगे, क्वेश्चंस करके हम पढ़ेंगे आगे के इसमें। फिलहाल हम टॉपिक को जो पढ़ रहे हैं, अंतर के बारे में पढ़ रहे हैं। एक तरह का अंतर ही समझ लो, ये हो गया। आप अगर क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पूछा जाएगा, आप आसानी से ये टॉपिक, ये पॉइंट लिख के आप अच्छे मार्क्स को ग्रहण कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले संपीड्यता में। अगला पॉइंट है संपीड्यता। अब संपीड्य का मतलब क्या होता है? संपीड्य का मतलब होता है दबाना। दबाना मतलब कौन कितना दब रहा है। क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो ये असंपीड्य होते हैं, यह असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य मतलब है, संपीड्य मतलब है दबाना, असंपीड्य मतलब जो दबता ही नहीं। क्रिस्टलीय ठोस, अगर ठोस के टुकड़े, आप नमक के ढेले देखे होंगे, वो जो काला नमक आता है ढेला ढेला आप देखे होंगे, उसको अगर दबाइएगा हाथों से तो बिल्कुल नहीं दबेगा, क्योंकि NaCl है, वो भी एक तरह का नमक है, और नमक जितने भी होते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो ढेल क्या कहते हैं, वो ढेले ढेले जैसे बने होते हैं, उनको देखिएगा तो वो असंपीड्य होते हैं, और उसको दबाइएगा तो बिल्कुल नहीं दबेगा। दूसरा, अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें, अक्रिस्टलीय ठोस संपीड्य होते हैं। क्यों? रबर को देख लीजिए, रबर को दबाइएगा बिल्कुल वो दबेगा, प्लास्टिक को दबाइएगा बिल्कुल दबेगा। तो इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं, यह ओ संपीड्य होते हैं। अगली बात करें इसकी व्यवस्था के बारे में। व्यवस्था, अगर इसकी व्यवस्था की बात करें तो ये दीर्घपरासी होते हैं। दीर्घपरासी कहने का मतलब, एग्जाम्पल में मैंने वो लिया था बड़ा NaCl, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस। ये जो सीक्वेंस चल रहा था, आप देख सकते हैं कि Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl। आगे भी ऐसा ही चलता जाएगा। ऐसे क्रम में आप बहुत लंबी दूरी तक तय कर लेंगे कि एक लंबा प्रास इसका चल जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखे हम दीर्घपरासी होते हैं। मतलब ईंटे को अगर सीक्वेंस में जोड़ा जाए, एक के बाद ईंटा, एक के बाद ईंटा, एक के बाद ईंटा, तो वो क्या होता है, इसकी प्रास जो होती है लंबी दूरी तक चली जाती है और एक बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बन जाती है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का हम देखे थे कि यहाँ गोला, वहाँ गोला, यहाँ वहाँ, यहाँ ऐसे पूरे भगदड़ मचे हुए हैं। तो इस तरह से प्रास नहीं है, कभी उधर घुमा दिए ईंटा को, कभी उधर घुमा दिए, ऐसे ईंट से बनी हुई मकान जल्दी ही ढह जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ये लघु परासी होती है। लास्ट पॉइंट बचता है देशिकता। हम देशिकता के बारे में जानेंगे। देशिकता को YouTube पे बहुत अलग अलग ढंग से पढ़ाते हैं, अपवर्तनांक, गलनांक, इन सभी से। लेकिन मैं यहाँ पे सीधा से एक सिंपल सा आपको बताऊंगा कि देशिकता मतलब एक तरह का देख लीजिए कि दिशा मतलब देखें,
मतलब अलग अलग दिशाओं से देखें तो आपको किस तरह ढंग से दिखाई दे रहा है। अगर इस क्रिस्टल को देखा जाए, इस क्रिस्टल को देखा जाए कि आप अलग अलग ढंग से देखें, मतलब एक आप इधर से देखिए, दूसरा आप इधर से देखिए, तीसरा आप इसको इधर से देखिए, ये इधर से तो आपको देखिएगा अलग अलग जगहों से देखने पर आपको चीज़ें अलग अलग दिखेगी। कैसे? इधर से देखने पे NaCl NaCl NaCl, इधर से Na, इधर से देखने पर Cl, फिर इधर से देखने पर Na आपको दिखता है। तो मतलब अलग अलग जगहों से, अलग अलग दिशाओं से देखने पर अलग अलग चीज़ें दिखाई दे तो उसे हम बोलते हैं विषमदेशिक। तो ये विषमदैशिक होते हैं। इसमें देखो, अगर कहीं से भी देखो, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, एक तरह की भगदड़ ही मची है कि कोई सीक्वेंस नहीं कि एक ही जैसा दिख रहा है कि बड़ा छोटा बड़ा छोटा, छोटा बड़ा बड़ा छोटा, सब वही दिख रहा है। तो अर्थात इसका कहने का मतलब ये एक तरह की परेड ग्राउंड है, जिसमें कि या कहो कि या प्रार्थना ग्राउंड है, जिसमें कि 9 के बच्चे अलग लगे हुए हैं और 10th के बच्चे अलग लगे हुए हैं, जिसमें कि अलग अलग जगहों से देखने पे अलग अलग पता चलता है। इस लाइन में खड़े हुए हैं तो इसका मतलब है 10th का ही विद्यार्थी लगा हुआ है, इस लाइन में खड़े हुए तो इसमें 9th का ही विद्यार्थी लगा हुआ है, प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसे मान के चलो कि यहाँ एक तरह की टिफ़िन हो गई है और बच्चे खाने के लिए मार कर रहे हैं, 9th वाला अलग 10th वाला अलग, सब मिल के एकदम भगदड़ मचा दिए। तो इसको देखने पर सब पता चलेगा कि सब तो वैसे दिख रहा है, मतलब सभी आपको समदेशिक ही दिखेंगे कि सभी खाने वाले हैं बस। तो ये हो गए ये समदैशिक होते हैं। इस तरह से ये पॉइंट है आप लोगों के लिए। आप इस पॉइंट को नोट्स कर लीजिए, कॉपी पे उतार लीजिए, और नहीं आपको उतारना है, बाद में उतारना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं तो अगर आप साथ साथ ही उतारते चलें तो बहुत अच्छा। तब तक के लिए हम मिटाते हैं। आप लोगों को बताए थे कि अतिशीतित द्रव क्या होता है, इससे क्वेश्चन बनता है। 2 नंबर का बिहार बोर्ड में पूछा जाता है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। हाँ, अतिशीतित द्रव जो होता है वो कांच में ही होता है। उदाहरण आपको बता दिया है, कांच, रबर और प्लास्टिक, ये सारे अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। तो मैं वो क्वेश्चंस लिखता हूँ, तब तक के लिए इसे मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन। क्योंकि ये एक ठोस होते हुए भी द्रव की भांति कार्य करता है। ऐसा ये इसलिए कि लंबे समय तक कांच को खड़े रखने पर उनके अणु
बहकर नीचे आने लगते हैं। जिससे कांच के ऊपर वाला भाग पतला और नीचे वाला भाग मोटा हो जाता है। इसलिए कांच को अति शीतित द्रव कहा जाता है। मतलब एक कांच है, उसको अगर देखते होंगे शीशे जो बनते हैं खिड़कियों में, वो खड़ा रहता है। उसके ऊपर वाले अणु जो होते हैं, आपको पता है द्रव का जो बहने का गुण होता है, पर ये इनकेस ये जो होता है कांच में, तो वो द्रव की भांति कार्य करता है कांच। तो वो क्या होता है, बहुत लंबे समय क्या मतलब 50 से 60 साल बाद ऐसा देखने को मिलता है। 50 से 60 साल बाद आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि कांच का ऊपर वाला हिस्सा नीचे आके उनके अणु जो है नीचे आ गए हैं, जिसके कारण का नीचे वाला भाग मोटा हो गया है और ऊपर वाला भाग पतला हो गया है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चंस को लिख लीजिए, नोट्स कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखें अभी तुरंत, जिससे कि आप लोगों को याद आसानी से होता है। हम आपको यहीं पे याद करा के भेजेंगे। पहले लेक्चर में जो भी पढ़े हो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो मिटाते हैं तब तक के लिए। मैं एक डायग्राम जैसा बनाता हूं, आप लोग भी कॉपी पे नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि कॉपी पे जब लिखिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं लिखता हूं, आप भी साथ साथ ही लिखिए। पदार्थ को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। पहला आप लोगों को पता है ठोस, द्रव, गैस। ठोस को 2 भागों में बांटा गया है उनकी ज्यामिति के आधार पर। कौन कौन आप लोग बेशक जानते हैं, बेहतर जानते हैं कि पहला है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। अब देखिए, क्रिस्टलीय ठोस में जो इसके अणुओं के बलों के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो कौन सा है। पहला है आयनिक ठोस, दूसरा है सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस को हम लोग नेटवर्क ठोस के भी नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है आणविक ठोस,
उसके बाद है धात्विक ठोस। और ये जो बांटा गया क्रिस्टलीय ठोस को बल उनके अंदर अणुओं पे से लगने वाले बलों के आधार पर 4 प्रकार है: आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस। ये आप अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिए बिल्कुल बढ़िया से दिखने में, कि जो कि बेहतर लगे आपका कॉपी। नोट्स जब तैयार कर रहे हो तो उसमें आपको दिखने में बहुत अच्छा लगे। तो मैं एक एक चीज़ को सब पॉइंट वाइज पॉइंट आपको पढ़ाऊँगा, तब तक के लिए बने रहिए। तो सबसे पहले क्या था आपका आयनिक ठोस। आयनिक ठोस को इंग्लिश में कहते हैं आयोनिक सॉलिड। ये आपका हो गया आयनिक ठोस। मतलब इसमें अवयवी कण आयन होते हैं। अर्थात धनायन व ऋणायन से बने ठोस को आयनिक ठोस कहते हैं। अब इसके एक पॉइंट और है कि ये गलित अवस्था में विद्युत का चालन करती है और ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर देखें तो ये हो जाएगा जैसे NaCl। इसमें देखें तो Na+ का होता है और Cl- का होता है। इसमें देखिए ये धनायन ये ऋणायन से बने यौगिक ये वाला जो है ये आपका एक आयनिक ठोस होता है। अगर इसकी गलनांक की बात करें, इसका गलनांक उच्च होता है। तो आप लोगों को सहसंयोजी ठोस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो आयन होते हैं। आयन आप कह सकते हैं धनायन व ऋणायन। धनायन और ऋणायन से बने ठोस को हम आयनिक ठोस कहते हैं। ये गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। गलित अवस्था में करने का मतलब आप जो नमक का टुकड़ा लेके आएंगे उसको गलित कर देंगे, गला देंगे, तब वो विद्युत का चालन करेगा। अन्यथा अगर ठोस लेके आए हैं तो वो विद्युत का चालन बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसके एग्जाम्पल बेस्ट हो जाते हैं NaCl, जो कि धनायन आपके Na+ हो जाएंगे और Cl- हो जाएंगे। और भी एग्जाम्पल है जो कि आप लोग बुक की मदद ले सकते हैं। तो इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। अगला पढ़ते हैं, आप लोगों का था सहसंयोजी ठोस। पॉइंट नंबर 2, सहसंयोजी ठोस।
या नेटवर्क ठोस भी इसको बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या बात लिखना है कि इसके अवयवी कण परमाणु होते हैं। अब देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे हम जो लेंगे परमाणु, अणु या आयन, ये चीज़ लेके चलेंगे। पीछे आप दो लोग देख ही चुके थे, आयन था, अभी यहाँ पे परमाणु है। अब हम लोगों को चलेगा, उसके बाद चलेगा अणु। तो फिलहाल हम परमाणु पढ़ रहे हैं, ये पढ़ेंगे। इसके अवयवी कण परमाणु होते हैं। इसमें इन कणों के बीच सहसंयोजी आबंध से जुड़े होते हैं, इसलिए इसे सहसंयोजी ठोस कहते हैं। एक पॉइंट और, ये एक नेटवर्क या जाल बना सकते हैं। इसलिए इसे नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। मतलब ये आपस में जुड़ जुड़ कर एक लंबी श्रृंखला बना सकता है, एक तरह का जाल बना सकता है। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, नेटवर्क ठोस कहते हैं। इसके बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे हीरा और ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट, ये सारे इत्यादि। और इसकी गलनांक और क्वथनांक की बात करें, इसकी गलनांक उच्च होता है। इसकी गलनांक भी क्या होती है, उच्च होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे सहसंयोजी ठोस अर्थात नेटवर्क ठोस के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। तो इसको कॉपी पे नोट्स कर लीजिए, और अगर नहीं नोट्स किए हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक के लिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। आणविक ठोस, आणविक ठोस क्या होता है, इसके जो अवयवी कण होते हैं इसके अवयवी कण अणु होते हैं। और इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल, और उस आकर्षण बल का नाम है वांडर वाल बल, से जुड़े होते हैं। उसे आणविक ठोस कहते हैं।
ये इसके अवयवी कण जो होते हैं अणु होते हैं, और अणुओं के मध्य आकर्षण बल मतलब वांडर वाल बल से जुड़े होते हैं, जिसे आणविक ठोस कहा जाता है। आणविक ठोस के बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं आप लोग I2। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, इसके जो तत्व होते हैं, इसके तत्व 80 परमाणु क्रमांक से अधिक वाले तत्व होते हैं। कहने का मतलब है जो परमाणु संख्या 80 से ऊपर वाले हैं उनमें आपके आणविक ठोस पाया जाता है, उनमें आपके आणविक ठोस आ जाते हैं, ठोस का गुण आने लगता है, मतलब अणुओं के बीच में ठोस का गुण आने लगता है। और इसकी गलनांक की बात करूं, इसका गलनांक बहुत ही कम होता है और अधिक भी होता है। और इसकी बात करें, ये 3 प्रकार के होते हैं आणविक ठोस, तीन प्रकार के होते हैं। तो वो आज अभी पढ़ते हैं तीनों को। और ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और H बॉन्ड, ये 3 तरह से इनके आणविक ठोस होते हैं। कैसे वो देखते हैं अब कि ध्रुवीय मतलब मान के चलो एक I2 है और दूसरा I2 बिल्कुल जो जुड़े होंगे वो अध्रुवीय होंगे। अध्रुवीय उसी को कहते हैं जिसमें प्लस माइनस नहीं आए। यहाँ पे अध्रुवीय होने वाले अधातुएं होते हैं, अधातुओं में प्लस माइनस नहीं आता है, कि आपको देखें इसमें कोई प्लस माइनस नहीं आएगा। जब तक प्लस माइनस नहीं आएगा तब तक वो अध्रुवीय ही रहेगा। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपका अध्रुवीय का। ध्रुवीय की बात करूं, ध्रुवीय में आपको प्लस माइनस देखने को मिल जाते हैं। जैसे एक NH3 है और दूसरा NH3 है, इनमें जो आपको रहते हैं ध्रुवीय देखने को मिलता है। क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें आपको नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण इस पे पार्श्व नेगेटिव आ जाता है और इस पे पार्श्व पॉजिटिव आ जाता है। अर्थात नाइट्रोजन जो है जो बॉन्ड साझा करके बनाया है वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है। कोशिश करने के चक्कर में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ला देता है, इसलिए थोड़ा सा माइनस इस पे आ जाता है और थोड़ा सा ये माइनस आने के बाद ये आपके आयन यौगिक हो गए। अब आयनित यौगिक ध्रुवीय यौगिक होते हैं, तो ये आपके कौन से यौगिक हो जाएंगे? ध्रुवीय यौगिक। H बॉन्ड क्या होता है? H बॉन्ड में आपको H बॉन्ड बनता है कि आपको H बॉन्ड बनने के लिए सबसे आकार में छोटा होना चाहिए और साथ में उसमें विद्युत ऋणात्मकता अधिक होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे कि H2O की, एक H2O दूसरे H2O के साथ H बॉन्ड से जुड़े होते हैं। वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन की बात करूं, ये H है और ये भी H है और इधर ऑक्सीजन ये भी H है, इस वाले का ये भी H है। तो इसमें आप ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए पार्श्व नेगेटिव इसमें आएंगे और इसमें पार्श्व पॉजिटिव, इसमें पार्श्व पॉजिटिव, इसमें पार्श्व नेगेटिव और पार्श्व पॉजिटिव और पार्श्व पॉजिटिव। एक प्लस और एक माइनस दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आणविक ठोस भी बेहतर समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं इसके धात्विक ठोस में। धात्विक ठोस कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा उसके जो कण होंगे वो धात्विक होंगे अणु ही, पर वो क्या होंगे? धात्विक होंगे। अणु बोले चाहे परमाणु बोले चाहे आयन ही बोल दें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। धात्विक ठोस,
तो मैं लिखता हूँ इसमें अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन होते हैं। इसमें परमाणु, अणु या आयन होते हैं। अब बात करें ये धात्विक ठोस क्यों होता है, क्योंकि अगर मान के चलो एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाते हैं कि मान के चलो ये लोहा का टुकड़ा है, इस लोहे के टुकड़े में Fe2+ लोहा है जिसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है। इस तरह के लोहे में इलेक्ट्रॉन अपने त्याग को 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा। अब देखिए धात्विक ठोस में तो एक इलेक्ट्रॉन एक धातु दूसरे धातु से प्रतिकर्षित करना चाहिए, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, लेकिन हम जानते हैं ब्रिज में जो बना जाते हैं वो बहुत ही ठोस धातु होते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इन्होंने, ये वाली बात कर रहा हूँ मैं, इससे आप ध्यान से देखें, मैं इस लोहे की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे परमाणु अणु होंगे, क्योंकि अगर एक लोहे के टुकड़े में इतना परमाणु है तो बड़े लोहे में तो बहुत सारे होंगे। इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि उसमें बहुत सारे परमाणु भरे पड़े हैं। तो मतलब इस Fe2+ का 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा ये दोनों, तो बन गया 2+। इन्होंने भी 2 त्यागा तो बन गया 2+, इन्होंने भी त्यागा 2+, इन्होंने भी त्यागा ये बन गया, उन्होंने भी त्यागा ये बन गया, और भी बन जा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं। तो इन्होंने अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा और दूसरे का ग्रहण कर लिया, इन्होंने जो त्यागा वो दूसरे का ग्रहण कर लिया, इन्होंने जो त्यागा वो दूसरे का ग्रहण कर लिया। इस तरह से कंबाइंड होके एक धातु जो बनता है बहुत ज़्यादा ठोस बनाता है। मतलब अपना जो त्यागा इलेक्ट्रॉन है वो कोई दूसरा ले रहा है, दूसरा Fe ले रहा है, तो इस तरह से एक तरह की मजबूत ढांचे में तैयार हो जाता है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के समुद्र में थोड़ी सी धातु है। यहाँ जो बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन भरे पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन भरे पड़े हैं, इसलिए ये धातु क्या होता है, ठोस होते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, धात्विक ठोस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत बेहतर से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अगले लेक्चर्स में नए वीडियो के साथ, जिसमें हम क्रिस्टलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा चाहता हूँ। धन्यवाद।